गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप पॉइंटर्स में। टुडे इज 16th ऑफ अगस्त और आज जो 7 टॉपिक्स मैं आपको करवाने वाला हूँ वो कौन कौन से हैं एक बार ब्रीफली देख लेते हैं। महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त स्कीम को लॉन्च किया गया है, उसका नाम है लड़की बहन योजना। इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो हमारा है, जो या कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, ये दोबारा से न्यूज़ में है, इसके बारे में बात कर सकते हैं। उसके अलावा डिसबायोसिक्स क्या होता है, ये थोड़ा हम लोग बायोटेक्नोलॉजी वाले सेक्शन से पढ़ने वाले हैं, बायोलॉजी वाले सेक्शन से कह सकते हो। सेंट मार्टिन आइलैंड, बांग्लादेश के अंदर जिस तरह का क्राइसिस आ रहा है, ऐसा माना जाता है कि उसके सेंटर में ये सेंट मार्टिन आइलैंड है, जिसकी वजह से पूरा क्राइसिस हुआ। इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा चंद्रका दाम्परा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उड़ीसा के अंदर, थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं, हल्का फुल्का। उसके अलावा डायमंड इम्प्रेस्ड लाइसेंस क्या है और केनाइन डिस्टेम्पर क्या होता है। तो आज ये टॉपिक जो है केनाइन वाला है, एक अपना जो चंद्रकला सेंचुरी वाला है, ये दो टॉपिक। और ये जो सेंट मार्टिन वाला आइलैंड वाला है, आप इसे आईआर से भी कंसिडर कर सकते हो, जियोग्राफी से भी कंसिडर कर सकते हो। जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व वाला है, वो आप इसको भी एनवायरमेंट इकोलॉजी वाले सेक्शन से पढ़ेंगे। जो लड़की बहन योजना है, ये गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में जनरली सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए चलिए, है क्या लड़की बहन योजना या लड़की बहन स्कीम क्या है। महाराष्ट्र की सरकार ने पहले ये चलाया था, आपको ये पता होना चाहिए। इसका नाम क्या है पूरा, मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना। देखिए, इससे पहले भी मध्य प्रदेश के अंदर एक ऐसी ही सिमिलर स्कीम है जिसका नाम है लाडली बहन योजना। तो बेसिकली उसके जैसी ही स्कीम यहाँ पे चलाई गई है। इसको मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना भी कह सकते हो आप लोग, तो दोनों ही नाम इसके ठीक हैं। है क्या ये, बेसिकली इसमें होना क्या है, जो एक फाइनेंशियल असिस्टेंस देनी है, हर महीने 1500 रुपये महिलाओं के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट जाएंगे। ठीक है जी। किनको जाएंगे, हाँ, तो उसके लिए क्या वो सभी वीमेन के जाएंगे, बिल्कुल नहीं, उसके लिए थोड़ा सा इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंटेन किया हुआ है, वो मैं आपको बताऊंगा क्या है। तो ये एक फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए स्कीम चलाई गई है फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड वीमेन। कब से शुरू हो जाएगी, आज 16th है, कल से शुरू हो जाएगी, 17th से शुरू हो जाएगी। तो अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो और अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हो, तो भैया आपको स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। क्या है, 1500 रुपये हर महीना मिलेगा, उनको मैंने बता ही दिया। 1 करोड़ महिलाओं को इसमें बेनिफिट होने वाला है। आपके बैंक अकाउंट में सीधा पैसा जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप इसे ऑनलाइन भी कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो और ऑफलाइन भी कर सकते हो। अब देखिए क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एलिजिबिलिटी क्या है, 21 साल से 65 ईयर तक आपकी एज होनी चाहिए, सबसे पहली बात। आपकी जो मंथली ओ सॉरी एनुअली जो फाइनल इनकम है, वो 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दो क्राइटेरिया ये हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे वो है कि आप महाराष्ट्र के परमानेंट रेजिडेंट होने चाहिए। अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो, महाराष्ट्र में हो, तो आपको ये स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। हाँ, अगर आप महाराष्ट्रियन हो, मैरिड हो या अनमैरिड हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अगर आप मान लो उत्तर प्रदेश से हो लेकिन आपकी शादी महाराष्ट्र के रेजिडेंट से हुई है, तो आप प्रूफ दे सकते हो, भैया मेरे जो पति देव हैं वो महाराष्ट्र से हैं, तो आपको इस बेनिफिट का मिल जाएगा। उसके अलावा जो महिलाएं नॉन सैलरी वर्क में काम करती हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, उनको ये बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए, कुछ लोग इसको ऐसा कह सकते हैं, सर ये तो रेवड़ी कल्चर हो गया। नहीं नहीं, ये रेवड़ी कल्चर का पार्ट नहीं है। महिलाएं जो अनपेड वर्क करती हैं, जो केयर वर्क करती हैं, जिसकी फाइनेंशियल कोई रिकॉग्निशन नहीं है, उनको ये बेनिफिट देना चाहिए। और देखिए ये ना हर चीज़ के ही लिहाज से अच्छा है, जैसे इकोनॉमी के हिसाब से भी अच्छा है। देखिए, जब मार्केट में पैसा जाता है ना, अब ऐसा तो नहीं है कि ये महिलाएं इसको अपने बैंक अकाउंट में रखेंगी हमेशा के लिए, ऐसा तो नहीं होता है। उसको वो खर्च करेंगी, स्पेंड करेंगी मार्केट में, तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है, मनी का सर्कुलेशन बढ़ता है, इससे ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी इंप्रूव होती है। अब वो 1500 रुपये हैं, अगर वो 1500 रुपये का दुकान से सामान लेंगी तो दुकान वाले की इनकम बढ़ेगी, वो दुकान वाला अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेगा या कुछ और करेगा, वो कहीं और स्पेंड करेगा, उसको रेस्टोरेंट में स्पेंड करेगा, मूवीज। तो बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी इंप्रूव हो रही है ना, तो इकोनॉमी के परस्पेक्टिव से भी अच्छा है। हाँ, अगर सरकार नया पैसा प्रिंट करती, ठीक है, अगर गवर्नमेंट नया पैसा प्रिंट करती उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करती, तो उससे इन्फ्लेशन हो सकता था। ये बात भी समझनी है आपको। लेकिन जो सरकार के पास पहले से पैसा है, अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है महिलाओं को, तो उससे इन्फ्लेशन जनरेट नहीं होता है, उससे बल्कि इकोनॉमिक एक्टिविटी इंप्रूव होती है। एक तो वो हो गया। उसके अलावा महिलाएं एम्पावर होंगी इससे, है ना, उनको
ये एहसास होगा ना कि यार उनके जो अनपेड वर्क है उसको गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का रहता है जब आपके अकाउंट में पैसा होता है ना। तो ये और जेंडर डिस्पैरिटी जो है वो तो इससे डेफिनेटली कम होगी ही, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप इसको देख सकते हो। ठीक है, चलिए। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, तो 12 अगस्त को हर साल वर्ल्ड एलिफेंट डे हम लोग मनाते हैं, तो इस बार अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया है टाइगर रिजर्व के अंदर। छोटी छोटी सी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आप थोड़ा सा इसको याद रखें। देखिए कई बार ना हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ना शुरू कर देते हैं इन चीज़ों के बारे में, लेकिन एग्जाम में सवाल क्या पूछता है, वो आपसे एक टेबल देगा, मुझे सिंपल सा सवाल पूछता है कि भाई बताइए ये तो एक नेशनल पार्क है या टाइगर रिजर्व है, ये स्टेट का नाम है, ठीक है, बता दीजिए क्या है। हाँ, अगर डिफिकल्ट सवाल पूछेगा फिर ऐसे पूछ सकता है, उससे आपसे करेक्टरिस्टिक्स दे सकता है एग्जाम में। आपको 4 करेक्टरिस्टिक्स देगा, फिर पूछेगा बताओ ये करेक्टरिस्टिक्स जो है वो कौन से नेशनल पार्क की है, टाइगर रिजर्व की है। तो उसमें आपको वो स्टेट का नाम या कोई रिवर या फिर वहाँ की जो वेजिटेशन है या वहाँ पे जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है वो आपको करेक्टरिस्टिक्स देगा। उस कॉन्टेक्स्ट में आपने इनको क्वेश्चंस को देखना है। ठीक है, इंडिया का, इंडिया को छोड़िए, एशिया का सबसे पहला नेशनल पार्क था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, एशिया का। इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व था, वो था कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, तो उसको बाद में टाइगर रिजर्व बना दिया गया। ठीक है, और पहला नेशनल पार्क सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का। नैनीताल में पड़ता है, उत्तराखंड में, कभी जाओगे तो बहुत खूबसूरत है। मैं कुछ साल पहले गया था, विजिट किया था, मैंने टाइगर भी देखा था वहाँ पे, और बड़ा लकीली इतना आसानी से टाइगर दिखता नहीं है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में याद रखना है। थोड़ा सा दून वैली पार्ट में पड़ता है, मतलब जो लेसर हिमालय है, यानी कि जो मिडिल हिमालय की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, बीच वाली जो रेंज है, और जो शिवालिक है जो सदर्न मोस्ट रेंज है, उसके बीच में आपको कुछ ना कुछ ये देखने को मिलता है। 1936 में जब इसको सबसे पहले एस्टेब्लिश किया गया था ब्रिटिश टाइम में, तो इसका नाम हेले नेशनल पार्क हुआ करता था। ठीक है, एशिया का पहला नेशनल पार्क था। बाद में हम लोगों ने इसका नाम चेंज करके कर दिया रामनगर नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क, क्योंकि वहाँ पे एक सिटी भी है रामनगर, और वहाँ से जो रिवर फ्लो करती है वो है रामगंगा। रामगंगा हमारी मेजर गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, लेकिन बाद में 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर चलाया, तो फिर इस जो हम लोगों ने ही सबसे पहले लॉन्च किया था प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही चलाया गया था, ये आपने याद रखना है। 1956 में हम लोगों ने इसका नाम चेंज करके कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया, क्योंकि एक जिम कॉर्बेट नाम के एक ऑफिसर हुआ करते थे वहाँ पे, बहुत बड़े हंटर भी थे, उनके नाम पे इसका नाम रखा गया है। हालांकि उनको कई लोगों के द्वारा काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया जाता है, बट दैट्स अ डिफरेंट केस। हिल्स, रिवर्स, ग्रासलैंड्स वगैरह खूब आपको देखने को मिलेगा। 40% एरिया जो है इस टाइगर रिजर्व का वो साल फॉरेस्ट के द्वारा ढका हुआ है। बाकी यहाँ पे ग्रासलैंड्स भी हैं ऑब्वियसली। लोकल भाषा में उन ग्रासलैंड्स को चौर कहते हैं, ये आपने याद रखना है। ठीक है, बंगाल टाइगर आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। बाकी कुछ डेंजर्स भी हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एंक्रोचमेंट, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट, पोचिंग वोचिंग, ये हर जगह कॉमन ही है अनफॉर्चुनेटली इंडिया में। चलिए, डिसबायोसिस। इंडिया में मुझे नहीं लगता कोई एक ऐसा आदमी होगा जिसने एक वर्ड नहीं सुना होगा, एंटीबायोटिक, है ना। एंटीबायोटिक के पीछे हम लोग पागल हैं। हल्का सा कुछ भी बीमारी होती है आपको, आप सीधा मेडिकल स्टोर पे जाते हो, बोलते हैं भैया एंटीबायोटिक दे दीजिए। हर कोई डॉक्टर बना हुआ है, कुछ भी होता है एंटीबायोटिक खा लो, एंटीबायोटिक खा लो। हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स भी ऐसे हो गए हैं कि हर छोटी छोटी चीज़ में एंटीबायोटिक रिकमेंड कर देते हैं। तो एंटीबायोटिक, ठीक है, बायोटिक मतलब ये एंटीबायोटिक मीन्स एंटी बैक्टीरिया, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो भी आपको होते हैं ना, उसके लिए एंटीबायोटिक कंज्यूम की जाती है। लेकिन कुछ लोग तो कोविड में भी एंटीबायोटिक खा रहे थे। भैया कोविड वायरस से होता है, बैक्टीरिया से नहीं होता है, तो कोविड में एंटीबायोटिक कुछ नहीं करेगा। अब एक चीज़ देखिए जरा, हमारा जो ह्यूमन बॉडी है ना, इसके अंदर लगभग अराउंड 30 ट्रिलियन सेल्स माने जाते हैं, 30 ट्रिलियन। लेकिन आपको पता है हमारी बॉडी में कितने बैक्टीरियाज हैं और कितने वायरसेस हैं, कितने माइक्रोबायल्स हैं? 38 ट्रिलियन। समझते हो, हमारी बॉडी में हमारे सेल्स कम हैं, जबकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना वो ज़्यादा हैं। तो ह्यूमन बॉडी इज लेस ह्यूमन बॉडी, मोर बैक्टीरियल एंड द वायरल बॉडी। समझ रहे हो इस बात को? और इनमें से जो ज़्यादातर बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना, वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये बेनिफिशियल होते हैं, लेकिन कुछ हार्मफुल भी होते हैं। अब होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, हमें हल्का कुछ भी बीमारी होती है, हम लोग डॉक्टर से जाके एंटीबायोटिक ले लेते हैं। हम लोग इतना एंटीबायोटिक खाते हैं, हमारी बॉडी में एंटीबायोटिक का असर होना कम हो गया है ओवर यूज़ की वजह से। क्योंकि जो हम लोग एंटीबायोटिक कंज्यूम करते हैं ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
कि हमारी बॉडी में कौन सा हेल्दी पैथोजन है, कौन सा बेनिफिशियल है, कौन सा हार्मफुल है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो सभी बैक्टीरिया को एक जैसा ट्रीट करता है। वो अच्छे वाले को भी मारेगा, खराब वाले को भी मारेगा। अब अगर हम लोग इतना ज़्यादा कंज्यूम करने लगेंगे एंटीबायोटिक को, तो जो अच्छे वाले गट बैक्टीरिया हमारी बॉडी में, खासकर हमारे लीवर में, है ना, वो सब खत्म हो जाएंगे। और जब वो खत्म हो जाते हैं ना, तो वो डिसबैलेंस हो जाता है। उसी को हम लोग डिसबायोसिस कहते हैं। तो माइक्रोबियल जो कम्युनिटीज़, मतलब हमारी बॉडी में वायरस, बैक्टीरिया वगैरह वो सब हैं, हमारे गट में स्पेशली पेट में, उनका इम्बैलेंस हो जाता है। और आपने सुना होगा पुराने बुजुर्गों को कहते हुए, आयुर्वेद भी कहता है कि इंसान की सारी बीमारियां उसके पेट से शुरू होती है। पेट अगर आपका ठीक है ना, तो आपके बीमार होने के चांसेस 99% कम हो जाते हैं, क्योंकि हेल्दी बैक्टीरियाज वो यहीं से शुरुआत होती है। ठीक है, तो गट बैक्टीरिया की यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो जब हम लोग पुअर डाइट लेते हैं, हाई शुगर कंटेंट लेते हैं, लो फाइबर इंटेक लेते हैं, तो वो डिसबैलेंस नेचुरली हो जाता है। पोल्यूशन या केमिकल का यूज़ करने से भी वो हो जाता है। ठीक है, तो ये जो डिसबायोसिस है, मतलब जो इम्बैलेंस है, इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है? अलग अलग डिसीज़ आपको हो सकते हैं। आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आपको हो सकता है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़, आईबीडी, ये आपको हो सकता है। आपको अल्सर्स भी हो सकते हैं, आपको डायरिया हो सकता है, आपका पेट में हैवी पेन हो सकता है। इतना ही नहीं, अगर आपका पेट खराब है ना, तो आपका दिमाग भी खराब हो सकता है। क्योंकि गट ब्रेन एक्सिस, आपका पेट साफ है ना, अगर वहाँ पे हेल्दी माइक्रोब्स हैं, अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है, तो आपका दिमाग भी अच्छा चलता है। क्योंकि ब्रेन केमिस्ट्री और ये जो पेट से जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स जाते हैं भाई, इनके बीच में बैलेंस होना जरूरी है। अगर ये नहीं होगा ना, आपका मूड खराब रहेगा, एंग्जाइटी रहेगी, डिप्रेशन हो सकता है, सोचने की शक्ति भी कम हो सकती है आपकी। ठीक है, उसके अलावा कुछ लोग कहते हैं भाई, अगर आप दारू पीते हो ना, अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो, तो आपका जो लीवर है, उस आपका जो लीवर है वो फैटी हो सकता है। लेकिन आजकल नॉन फैटी लीवर्स के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। पहले तो सिर्फ दारू पीने वालों को होता था फैटी लीवर, अब सबको हो रहा है। क्यों? हमारी डाइट ऐसी हो गई है। दिन भर फास्ट फूड खाते हैं, फाइबर्स लेते नहीं हैं, दिन भर शुगर खाते हैं, वो सब चीज़ें, तो वो सब आपका डायबिटीज के अंदर आएगा। ठीक है, अस्थमा वगैरह भी चांसेस भी हो सकते हैं, अगर आप ज़्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक लेते हैं और अगर हेल्दी डाइट नहीं रखते हैं। अभी कोई बताने वाली बात नहीं है कि भैया हेल्दी खाया करो। ठीक है, वंस इन अ वाइल आपको चाउमीन खाना है तब खा सकते हो, मोमोज खाने हैं खा सकते हो। लेकिन जो रोज ही शाम को स्कूटी लेकर निकलते हैं लड़के लड़कियां बाहर, कि आज तो बस जितना हो सकेगा उतना ही फास्ट फूड खाएंगे, छोड़ना नहीं है मार्केट में कुछ भी, तब आ जाते हैं दिक्कतें। ठीक है, चलो, सेंट मार्टिन आइलैंड, ये देखिए ज़रा, लोकेशन दिखा देता हूँ आपको। तो ये बिल्कुल ऑलमोस्ट सदर्न मोस्ट पार्ट है बांग्लादेश का, जहाँ पे ये आपको ये आइलैंड थोड़ा देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कोक्स बाजार है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा बीच एरिया, कोस्टल एरिया भी माना जाता है कोक्स बाजार, बांग्लादेश के अंदर। एनीवेज, अब देखिए इसमें कितनी सच्चाई है, 100% ये हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन ऐसे कुछ मतलब ऑब्जर्वेशंस हैं कि जो सेंट मार्टिन आइलैंड है, अमेरिका बांग्लादेश को कह रहा था भैया ये मुझे दे दो, लीज पे दे दो, 20-30 साल के लिए, 50 साल के लिए। ठीक है, मुझे दे दो ताकि इसमें अपना मैं नेवल बेस बना सकूं। लेकिन शेख हसीना ने कहा कि नहीं है भैया, आपको तो नहीं मिलने वाला है। उसको लेके अमेरिका शेख हसीना से गुस्सा था, नाराज चल रहा था। और अभी ये कह रहे हैं लोग कि जो बांग्लादेश के अंदर इस समय एक्टिविटी हुई है, वो शायद अमेरिका के द्वारा ही प्लॉट किया गया है और उनकी सरकार को गिराने के लिए। जो अपोजिशन पार्टी है वहाँ पे बीएनपी, ठीक है, बीएनपी के साथ उनकी एक सीक्रेट साठगांठ हुई है, एक डील हुई है कि ये आइलैंड वो उनको बेच देंगे। ठीक है, ऐसा कुछ कुछ। अब इसमें 100% सच्चाई है कि नहीं, वो एक अलग बात है। बट हाँ, हमें तो अपना यूपीएससी के लिए निकालना है ना, यूपीएससी के लिए हमें इस आइलैंड के बारे में पता होना चाहिए। तो क्या है भैया ये आइलैंड, ज्योग्राफिकल पोजीशन क्या है, पोजीशन क्या है? तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में पड़ता है, बे ऑफ बंगाल के, बांग्लादेश और म्यांमार के बॉर्डर के बिल्कुल पास में पड़ता है। अप्रोक्सीमेटली 9 किलोमीटर साउथ में है कोक्स बाजार, जो पेनिनसुला है, जो बीच एरिया, उससे। बांग्लादेश का एकमात्र कोरल आइलैंड है ये। ठीक है, साफ सुथरा है, ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है यहाँ की, 8 से 10 हज़ार यहाँ की पॉपुलेशन है, लेकिन इंटरनेशनल टूरिस्ट में बहुत पॉपुलर है ये। ऐसा माना जाता है कि हर दिन वहाँ पे 10 हज़ार टूरिस्ट एटलीस्ट रहता है। इनमें से यूरोपियन अमेरिकन सिटीजन थोड़े से टूरिस्ट थोड़े ज़्यादा ही आते हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा आपको याद रखना है। इसकी अगर हिस्ट्री की बात करें, तो लगभग लगभग 5000 ईयर्स अगो ये एक पेनिनसुला का पार्ट हुआ करता था। टैंकफ टेक्नफ पेनिनसुला उसको बोलते हैं। लेकिन फिर ये पानी के अंदर चला गया था, बिकॉज ओशन लेवल जो है वो ऊपर आ गया था। लेकिन 450 ईयर्स और उसके बाद में ये पूरे का पूरा आइलैंड फिर से बाहर आया। जब ये बाहर आया,
तो 18th सेंचुरी में कुछ अरब जो मर्चेंट्स हुआ करते थे, ठीक है, वो यहाँ पे सेटल हो गए और उन्होंने इसका नाम रखा जंजीरा, जजीरा, ठीक है। जजीरा का मतलब होता है अरब लैंग्वेज में आइलैंड, लेकिन बाद में इसका नाम रख दिया गया नारिकेल जिंजीरा, मतलब इसका मतलब होता है कोकोनट आइलैंड। फिर बाद में अंग्रेज लोग आ गए भैया, ब्रिटिशर्स आ गए, उन्होंने इसको अनेक्स कर लिया 1900 में। काफ़ी सालों तक ये ब्रिटिशर्स के अंडर में रहा, लेकिन 1947 में ये पाकिस्तान का पार्ट बन गया और 1971 में ये बांग्लादेश का पार्ट बन गया। अंग्रेजों ने इसका नाम रखा था सेंट मार्टिन्स आइलैंड, ठीक है, क्योंकि उस समय जो चिटगोंग था उसके ये डेप्यूटी कमिश्नर हुआ करते थे बेसिकली, इसलिए इसका नाम रखा। बस चलिए, चंदका डमपरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बेसिकली क्या होता है ना, एक लोग कबूतर पकड़ते हैं, 13-14 तारीख को लोग कबूतर पकड़ते हैं, पिंजरे में डालते हैं और 15 तारीख को उनको उड़ा देते हैं, उनको आज़ाद कर देते हैं। पहले पकड़ते हैं, जो आज़ाद घूम रहे थे उनको पकड़ेंगे, फिर उनको उड़ाएंगे, क्योंकि वो एक शांति का प्रतीक होता है। ऐसे ही कुछ डियर्स को, ठीक है, कुछ हिरणों को छोड़ा गया है ओडिशा के जो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके अंदर। पहले ये जू में रहते थे, ठीक है, जू से इनको छोड़ दिया गया, ठीक है। तो कहाँ पे छोड़ा गया? चंदका दमपरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहाँ पे है? ओडिशा में है। एग्जाम में यहाँ से भी सवाल आ सकता है सीधा सीधा, जब मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे ही आते हैं। हो सकता है आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में डिटेल में ना पूछे, लेकिन जरा ही पूछ ले कि भैया कहाँ से बिलोंग करती है? ओडिशा से। एक आपने याद रखना है, ठीक है। बाकी इसमें कुछ खास है नहीं। इंडियन इसमें एलिफेंट भी हैं, लेपर्ड भी हैं, डियर भी हैं, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। देखिए इंडिया में लगभग लगभग हर फॉरेस्ट, मतलब 99% की इसकी मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे आपको ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट तो मिलेंगे ही, ठीक है। इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है और डेसिडियस फॉरेस्ट आपको हर जगह मिलेंगे। इवन अंडमान निकोबार के अंदर भी आपको डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, जबकि वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट भी होते हैं, लेकिन डेसिडियस भी होते हैं, ठीक है। चलो बाकी इसमें मुझे कुछ खास लगा नहीं था सच। हाँ, जो सांबर डियर और जो बार्किंग डियर को हम लोग वहाँ पे रिलीज करेंगे उसके बारे में थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको रखना है। सांबर डियर जो है साइज़ में इसके जो मेल होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं, और थोड़ा सा बड़ा होता है ये सांबर डियर, लेकिन जो बार्किंग डियर है वो साइज़ में थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। और ये जो साउंड करता है तो ऐसा लगता है भैया कुत्ता भौंक रहा है, तो बार्किंग साइड थोड़ा थोड़ा इसका होता है। और ऑब्वियसली हर्बीवोर्स होते हैं सारे डियर, तो वही फ्रूट्स लीव्स वगैरह वही सब खाते रहते हैं बेचारे। सांबर डियर और बार्किंग डियर दोनों ही सोलिटरी हैं, अकेले रहना यूजुअली पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभी छोटे छोटे ग्रुप में 3 4 5 के ग्रुप में भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। चलो, डायमंड इम्प्रेस्ड लाइसेंस ये क्या है? तो बेसिकली जो डायमंड इंडस्ट्री के अंदर ज़्यादातर जो कंपनी है ना वो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है, मिलियंस एंड बिलियंस डॉलर्स का वो बिजनेस करती हैं। वहाँ पे जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री है ना वो काफ़ी कम है। अब सरकार ने ये कहा कि जो ये छोटी इंडस्ट्री है ना, एमएसएमईज जो हैं, वो भी अपने बिजनेस को ग्रो कर सकती हैं। उसके लिए उन्होंने एक कंडीशन रखी, ये कहा कि ये जो एमएसएमईज हैं ये जितना भी एक्सपोर्ट करती हैं डायमंड को, उसकी वैल्यू का 5% ये हर साल इंपोर्ट कर सकती हैं, ठीक है। पहले ये क्राइटेरिया नहीं था, तो जिसकी वजह से क्या होता था, जो बड़ी कंपनी होती थी उनको तो अलाउड था, लेकिन छोटी कंपनीज को अलाउड नहीं था, तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट नहीं हो रही थी। और उसकी वजह से बहुत सारी इंडियन डायमंड कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज, वो खासकर अफ्रीका के अंदर शिफ्ट हो रही थी, क्योंकि वहाँ से डायमंड ज़्यादा निकलते हैं, तो उनको आसान पड़ता है ना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह वो सब कम हो जाती है। अब वो उसके लिए जो है सरकार ने ये किया है, तो इट अलाउज, तो ये जो स्कीम है ना, इट अलाउज इंपोर्ट ऑफ द रफ डायमंड, कटिंग देम, पॉलिशिंग देम एंड री एक्सपोर्टिंग, ठीक है। आप मंगवाइए, पॉलिश करिए, कट करिए और उसको दोबारा से एक्सपोर्ट करिए। हाँ, तो ये कंडीशन है भाई, एक्सपोर्ट आपको करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। तो इसमें जो बेसिकली छोटे डायमंड मर्चेंट्स हैं उनको इसमें बेनिफिट होने वाला है। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है? लाइसेंस इज इशूड बाय द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ द फॉरेन ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड द इंडस्ट्रीज, ठीक है। कुछ कुछ क्राइटेरिया आपको फुलफिल करने पड़ेंगे, आपका एक अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड भी होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया ही है। तो इससे बेसिकली जो डायमंड इंडस्ट्री हो इंडिया में ही रहेगी, है ना, बाहर जाने से बचेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा भैया इंडिया का, डॉलर आएगा, डॉलर आएगा तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी इम्प्रूव होता है ना। लोकल डायमंड इंडस्ट्री की इंटरनेशनल मार्केट के साथ हम लोग लिंकेज कर सकते हैं, उसको और बेटर बना सकते हैं टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, राइट। चलिए, K9 डिस्टेम्पर क्या है? तो बेसिकली K9 डिस्टेम्पर जो है एक वायरल डिसीज़ है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट टाइगर जो रिजर्व हमारा है,
उसके आसपास के 2 किलोमीटर के एरिया में जितने भी डॉग्स रहते हैं उनको हम लोग वैक्सीनेट करेंगे फॉर कैनिन डिस्टेंपर। क्या है सीडीवी? ये एक वायरल डिसीज है, ठीक है। बहुत सारे मैमल्स को हो सकता है, डॉग्स, क्योटिस, फॉक्सिस, टंक्स, रैकून्स, किसी को भी हो सकता है। अच्छी बात यह है कि इंसानों को अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें आपको फीवर होगा, आपकी वोमिटिंग होगा, रेस्पिरेटरी सांस लेने में दिक्कत होती है एनिमल्स को, है ना, वो आपका पेट खराब हो सकता है, वो सब चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो वो हम लोग देने वाले हैं बेसिकली। ऐसा चीज़ का कोई खास ट्रीटमेंट नहीं है। अगर किसी एनिमल को ये हो जाता है, मैमल को हो जाता है, तो उसके हम लोग सिम्टम्स को ही ठीक कर सकते हैं। इसके लिए पर्टिकुलर दवाई कोई भी नहीं है। इसका एक प्रिवेंट करने का तरीका यही है कि वैक्सीन आप जो है उनको कर दीजिए। 6 हफ्ते से लेके 8 हफ्ते के बीच में जो हमारे छोटे पपीज़ होते हैं, पिल्ले होते हैं, उनको वैक्सीनेट हम लोग करते हैं, ठीक है। तो एक बार वो वैक्सीनेट हो जाते हैं तो ऑब्वियसली वायरस आगे नहीं जाएगा। कुत्तों को यहाँ पे ज़्यादा टारगेट किया जाता है क्योंकि ज़्यादातर यहाँ से ही ये डिसीज़ बेसिकली आगे स्प्रेड करता है, और ये मूवमेंट क्योंकि बहुत ज़्यादा करते हैं उस कॉन्टेक्स्ट में, खासकर जो वाइल्ड डॉग्स होते हैं, ठीक है। चलिए, तो बस उतना ही करना था मेरे ख्याल से। आज सारे टॉपिक हम लोगों ने यहाँ पे ठीक ठाक से कवर कर ही लिए हैं। फैक्चुअल से टॉपिक थे तो बहुत ज़्यादा इन डेप्थ एनालिसिस की आज रिक्वायरमेंट कोई खास मुझे लगी नहीं। चलिए आज यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।